Six charges, three positive and three negative of equal magnitude, are to be placed at the vertices of a regular hexagon as shown in figure, such that electric field at center O is double the electric field when only one positive charge is placed at R. Which among the following sets of charges is possible for P, Q, R, S, T and U respectively? चार ऑप्शन दिए हैं, उसमें सेट करना है। पहली चीज तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि अगर R पर कोई एक पॉजिटिव चार्ज रखते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी भी आए, अगर आप यहाँ पर मान लेते हैं कि E निकल के आती है एक चार्ज की वजह से, ड्यू टू वन चार्ज, और कितना होगा ये, अगर ये रेगुलर हेक्सागन है तो सभी की साइड आप D मान लीजिए, सभी की साइड D दी हुई है, तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पॉइंट पर निकल के आएगी वो E इक्वल टू निकल के आ जाएगी क्या, यहाँ पर KQ/D², ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। अच्छा, इसी को डबल करना है जब बाकी सब चार्जेस रखे हुए हैं PQRST पर सब रखे हुए हैं, तो सीधी सी बात ये देखिए कि अगर सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज मैं यहाँ पर रख दूं और निगेटिव रखूं, -Q रख दूं, अगर R पर +Q था और यहाँ पर -Q रख दूं तो निगेटिव होने की वजह से यहाँ पर भी उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आ जाएगी। तो ये केवल दो चार्ज मिलके यहाँ पर 2E का सिस्टम पूरा कर देंगे, हमारी कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन यहाँ पर PQST, यहाँ पर जो चार्जेस होंगे उनको आपको नलीफाई करना होगा। नलीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी साइन है यहाँ पर चार्ज का, अगर P पर पॉजिटिव है तो S पर भी पॉजिटिव होना चाहिए। P पर पॉजिटिव अगर रख रहे हो तो S पर भी पॉजिटिव होगा। उससे क्या होगा कि S की वजह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में यहाँ पर जाएगी तो P की वजह से इसके अपोजिट डायरेक्शन में ये आ जाएगी। सिमिलर चार्ज होंगे तो इक्वल एंड अपोजिट होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाएगी। सेम केस यहाँ पर है, Q के वजह से अगर यहाँ पर इधर हो रहा है तो इसकी वजह से इधर हो जाएगा। ठीक है, वो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो भी कैंसिल हो जाएंगे और दोनों निगेटिव हैं तो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो हमें क्या रखना है कि सेम चार्ज होनी चाहिए P पर, P एंड S पर सेम चार्ज होना चाहिए और Q एंड T पर सेम चार्ज होना चाहिए। अब मैग्नीट्यूड तो इक्वल दिया है, सेम चार्ज कहने का मतलब यहाँ है साइन सेम होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप देखते हैं P Q R S T एंड U, अब देखिए U पर निगेटिव चार्ज है, ये हमारी कंडीशन फुलफिल कर गया। P पर निगेटिव है तो S पर भी निगेटिव है, P पर निगेटिव है S पर भी निगेटिव है, ये भी फुलफिल हो गया। Q पर पॉजिटिव है तो T पर भी पॉजिटिव चार्ज है और R पर पॉजिटिव चार्ज है क्योंकि यहाँ पर R मान रखा है। तो मतलब हमारा जो ऑप्शन है वो D करेक्ट है। आफ्टर 420 days the activity of a radioactive sample is 6000 dps decay per second. The activity reduces to 3000 dps after another 140 days. The initial activity of the sample in dps is 6000, 12000, 24000 and 48000. आपने कॉन्सेप्ट हाफ लाइफ का पढ़ा है। हाफ लाइफ क्या होती है कि हाफ का हमारे पास जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग ln2/λ लिखते हैं, डिके कांस्टेंट। ये हाफ लाइफ वो होती है जिसमें 50% डिके हो जाता है, 50% डिके हो जाता है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या बताया गया है कि 3000 डीपीएस हो जाता है, कहाँ से, 6000 से, कितने दिन में, 140 डेज में। मतलब इसका टी हाफ लाइफ जो आया वो 140 डेज आ गया। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है 420 डेज के बाद में जो बचा हुआ है वो 6000 डीपीएस बचा हुआ है। तो ये 420 डेज जो था वो कितना है, यहाँ पर दिया हुआ है 3 हाफ लाइफ हो जाएगा। ये 3 हाफ लाइफ कंस्टिट्यूट करेगा 420 डेज। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो n/n0 इक्वल टू 1/2 पावर n निकल के आ जाता था। ये n क्या होता था, नंबर ऑफ हाफ लाइफ n होता था। अब यहाँ से हमें पता है 3 हो गया तो n इक्वल टू n/n0 इक्वल टू 1/2 पावर 3 मतलब 1/8। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, n/n0 इक्वल टू 1/8। अच्छा n क्या है, जो
इतनी हाफ लाइफ के बाद बचता था। एन नॉट क्या होता था, इनिशियल मूवमेंट या इनिशियल मूवमेंट पर कितना सैंपल था। तो यहाँ पर हमें एन की वैल्यू 6000 दी हुई है, एन नॉट निकालना है आपको, यहाँ से 1/8, तो एन नॉट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 48,000। यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी करेक्ट मिलेगा यहाँ पर। लाइट फ्रॉम अ सोडियम लैम्प व्हेन पास्ड थ्रू अ 60 डिग्री प्रिज्म has a minimum angle of deviation of 30 degree. The refractive index of prism is 1.125, 12, 1.2, 1.372। ये बेसिकली √3 की वैल्यू होती है और ये √2 की वैल्यू होती है। अब इसमें से आपको बताना है, यहाँ पर 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन रिलेटेड है प्रिज्म से, जिसमें मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के बारे में बात की गई है। अब अगर यहाँ पर कोई भी प्रिज्म इस तरीके से रखा हुआ है, यहाँ पर लाइट ऐसे जा रही तो इसे जाना सीधे था, बट ये बेंड करके यहाँ से और यहाँ बेंड कर जाती है, फाइनली यहाँ पर गई, तो ये एंगल डेविएशन होता है। यहाँ ध्यान क्या रखना है कि ये P है, ये Q है, ये R है, ये S है। तो तो जब मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन होता है तो दो चीज कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। पहली चीज तो ये कि QR जो लाइन होती है वो पैरेलल होती है BC के, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन के केस में ये वाली लाइन पैरेलल हो जाती है BC के। दूसरा, एंगल I इक्वल टू I डैश हो जाता है और एंगल R इक्वल टू R डैश हो जाता है। एंगल I किसको बोलते हैं, ये इंसिडेंस यहाँ पर I लेते हैं और यहाँ जो निकल रहा है इस पर ये, जिसको हम I डैश लेते हैं, ये एंगल R हो जाता है और यहाँ पर R डैश हो जाता है। अब देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या निकल के आता है, म्यू इक्वल टू निकल के आ जाता है साइन A प्लस डेल्टा M, मिनिमम एंगल ऑफ डेविएशन डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पर डिवाइडेड बाई साइन A/2, ये निकल के आता है। अब अगर आप देखिए यहाँ पर सब वैल्यू दी हुई है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। साइन A दिया हुआ है 60 प्लस डेल्टा M 30 डिग्री दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 2, और ये दिया हुआ है A 60, तो साइन 60 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये 90 साइन 45 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 30। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होता है। साइन 30 की क्या होती है, 1/2 होता है। तो ये सबसे ऊपर चला जाएगा तो यहाँ बचेगा 2/√2 और यहाँ से निकल के आ जाएगा केवल √2। तो जो ऑप्शन आएगा वो आपका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ glass sphere of radius 8 cm and refractive index 1.5. The distance of virtual image from the surface of sphere is 2 cm, 4 cm, 8 cm and 12 cm. रे ऑप्टिक्स कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन के लिए, जहाँ पर μ2/v माइनस μ1/u इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r का कॉन्सेप्ट लगता है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो आपके लिए, पहली चीज तो ये समझिए कि जैसे ही कोई स्फीयर है, इस पर कोई भी रेडियस सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ करिए, आप कहीं भी ड्रॉ कर दीजिए, ये सभी इस सरफेस पे परपेंडिकुलर है रेडियस। अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि एक स्फीयर के सेंटर पर अगर आपने कोई रख दिया ऑब्जेक्ट, ये यहाँ पर ऐसे जाने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पर जो नॉर्मल ड्रॉ करोगे वो भी ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ देखोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या निकल के आया, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब कि ये सभी कहीं से भी जो रेज निकलेगी ये आगे निकल के हम बिना डेविएशन के निकल जाएंगे। तो फाइनली जो वर्चुअल इमेज बनना है वो आके वापस O पर ही, सेंटर पर ही बनना है। इसका मतलब ये सरफेस से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये कोई फॉर्मूला यहाँ यूज नहीं होना है, ये लॉजिक है केवल कि सरफेस से 8 सेंटीमीटर जो सेंटर की डिस्टेंस है वहीं पर इमेज बनेगी। तो ऑप्शन देखोगे तो 8 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन करेक्ट है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बाइक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 400 नैनोमीटर एंड 560 नैनोमीटर आर यूज्ड। द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स इज 0.1 millimeter and the distance between the slits and the screen is 1 meter. The minimum distance between two minima. देखिए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको पता है कि पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क, y इक्वल टू हमारे पास जो निकल के आता है ब्राइट के लिए
एन डी लेमडा अपॉन डी होता है। और डार्क के लिए हमारे पास y इक्वल टू 2n-1 या +1/2 लिख लेते हैं या -1 लिख लेते हैं, डी लेमडा अपॉन डी आता है। ये पोजीशन निकल के आती है। यहाँ से अगर आप देखोगे n की वैल्यू रखोगे, 0 से स्टार्ट होता है तो ये यहाँ पर 0 आता है पहली पोजीशन, दूसरा डी लेमडा अपॉन डी आता है, तीसरा यहाँ पर 2d लेमडा अपॉन डी आता है, 3d लेमडा अपॉन डी आता है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये 0.5d लेमडा अपॉन डी आता है, उसके बाद ये 1.5d लेमडा अपॉन डी आता है। ठीक, ये यहाँ से इस तरीके से निकल के आता है। ये ऑड नंबर से देखिए 1/2, 3/2 इस तरीके से निकल के आता है यहाँ पर। तो इसका हम अगर पोजीशन देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर एन डी लेमडा अपॉन डी और यहाँ पर 2। यहाँ n को हम लोग लिख सकते हैं ऑड इंटीजर। क्या लिख सकते हैं? ऑड इंटीजर्स होते हैं ये। हमें यहाँ पर मिनिमा दिखाना है। दो अगर एक स्क्रीन है, यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ऐसे फ्रिंजेस बन रही है, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ऐसे इस तरीके से डार्क ब्राइट बनती जा रही है। तो जो मैच करेगी वो पहला जहां पर भी मैच करता है उसकी पोजीशन क्या होगी? सेम होगी। पोजीशन दोनों की सेम आनी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक कलर के लिए आपने y1 है तो दूसरे कलर वाले के लिए भी वो y2 है और दोनों सेम होनी चाहिए, तभी कोइंसाइड करेंगे एक ही पोजीशन पर। अब एक के लिए हमने कहा कि ये 400 है, हमने यहाँ पर लेमडा 1 इक्वल टू 400 नैनोमीटर मान लिया, लेमडा 2 इक्वल टू हमने 560 मान के लिए दिया हुआ है, नैनोमीटर है, 400 नैनोमीटर एंड 560 नैनोमीटर दिया हुआ है। अब इसमें जो रिलेशन निकल के आता है सेम के केस में, अगर यहाँ से देखोगे तो एक चीज निकल के आएगा कि ये n1 d लेमडा 1 अपॉन 2 स्मॉल डी इक्वल टू n2 d लेमडा 2 अपॉन 2d। तो अगर देखेंगे तो n1 लेमडा 1 इक्वल टू n2 लेमडा 2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये फिर कहाँ पर आएगा? n1 अपॉन n2 इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। लेमडा 2 560 दिया हुआ है और ये 400 दिया हुआ है, 0 0 कैंसिल हो गया, फिर 8 7 जा 8 5 जा, तो यहाँ से 7 अपॉन 5 आ गया। तो अगर हम एक चीज देखें तो n1 इक्वल टू 7 आ गया और n2 इक्वल टू 5 भी आ सकता है, ये निकल के आ गया। अब देखिए हमारे पास जो पहली पोजीशन मिली ये कंप्लीट डार्क यहाँ पर मिलेगा, फर्स्ट मिनिमा यहाँ पर मिलेगा जो कंप्लीट डार्क होगा। दूसरा अगर हम जाएं देखें तो दूसरी बार ये फिर कब मिलेंगे? जब एक क्या हो जाए 21 हो जाए, ये 7 से कितना हो जाए 21 हो जाए और ये 5 से 15 हो जाए, इस केस में ये दोबारा मिलेंगे, मतलब 3 टाइम्स हो जा रहा है। तो पहली जो पोजीशन थी अगर मैं उसको एन डी लेमडा अपॉन 2 लिख रहा हूँ, 2d लिख रहा हूँ, तो ये वाली दूसरी पोजीशन जो आएगी, देखिए अगर मैं y1 डैश को लिखा हूँ एन डी लेमडा अपॉन 2d डार्क के लिए, तो y1 पहली बार और y1 डैश दूसरी जो कंडीशन होगी वो आ जाएगा कितना? 3n डी लेमडा अपॉन 2d, यहाँ पर d। ठीक, अब देखिए इन दोनों की बीच की डिस्टेंस क्वेश्चन में पूछा है द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन टू मिनिमा। टू मिनिमा के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? इनके बीच माइनस करोगे तो ये 2n डी लेमडा अपॉन डी आ जाएगा, 2n डी लेमडा अपॉन डी। तो 2 इंटू n की वैल्यू हमारे पास आई है 7, एक हम फर्स्ट केस में देखते हैं, और d की वैल्यू हमें दिया 1, लेमडा 1 दिया हुआ है 560 नैनोमीटर है तो 10⁻⁹ लिख लेते हैं, और स्मॉल डी दिया हुआ है 0.1 मिलीमीटर, तो ये 0.1 इंटू 10⁻⁻3। यहाँ से अगर इसको देखेंगे तो ये यहाँ -4 हो गया, ऊपर जाकर -4 कर दोगे तो ये +4 हो जाएगा, -5 बचेगा, 560 का एक 0 और गायब कर दो तो +1 हो गया, -4 हुआ, 5 2 जा 10, 56 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 112 इंटू 7। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये लगभग कितना निकल के आ जाता है? 28 मिलीमीटर निकल के आ जाता है, 28 मिलीमीटर आ जाता है। अब कुछ बच्चे इसमें क्या करते हैं कि वो निकालते हैं मिनिमा की डिस्टेंस। अब ये ध्यान रखना, एक की मिनिमा
एक की वजह से लैम्डा 1 की वजह से मिनिमा की पोजीशन और लैम्डा 2 की वजह से मिनिमा की पोजीशन जो निकल के आएगी, उनके बीच का डिस्टेंस नहीं निकालना है, क्योंकि जब एक ही स्क्रीन पर दो लाइट पड़ रही है, एक इधर से एक इधर से, तो एक अगर कहीं मिनिमा बना रहा है और दूसरी लाइट वहीं पर मैक्सिमा बना देगी तो वो मिनिमा नहीं होगा। मिनिमा इस केस में वहां पर बनेगा जहां दोनों लाइट की वजह से डार्क फ्रिंज बन रही हो, मिनिमा बन रहा, वहीं पर हमारा मिनिमा बनेगा। इसलिए कोइंसिडेंस वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, जिसमें n1 लैम्डा 1 इक्वल टू n2 लैम्डा 2 का कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो ये 28 मिलीमीटर डी करेक्ट आंसर है। An electron is moving with speed u along the positive x-axis at y equals to 0. It enters a region of uniform magnetic field B equals to B naught K cap, which exists right of y-axis, shown in the figure. The electron exits from region after some time with the speed v at coordinate y. Then v is greater than u, means आपको स्पीड दोनों और पोजीशन के बारे में रिलेशन बताना है। क्लास 12 मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर से, द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट चैप्टर का नाम है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको जो कॉन्सेप्ट है वो केवल सिंपल इतना है कि फोर्स कितना लगता है। मैग्नेटिक फोर्स का जो आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है वो क्या पढ़ा है, F इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी दिया हुआ है। अच्छा, यहां पर देखिए कि F और V क्रॉस B, जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो ये फोर्स यहां पर F इज परपेंडिकुलर टू V भी होगा और F इज परपेंडिकुलर टू B भी होगा। मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पर परपेंडिकुलर होता है। अगर फोर्स वेलोसिटी पर परपेंडिकुलर होगा तो वहां से क्या है, डिस्प्लेसमेंट पर भी परपेंडिकुलर होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच अगर 90 डिग्री बनता है तो वर्क डन क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहां से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि अगर वर्क डन जीरो है मतलब काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी जीरो होगा। कहां से, वर्क एनर्जी थ्योरम से। अगर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी स्पीड भी कांस्टेंट है। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती, स्पीड कांस्टेंट होती है, स्पीड भी कांस्टेंट होगी। तो यहां से अगर आप देखोगे स्पीड कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कोई भी पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जिस स्पीड से इंटर करता है उसी स्पीड से एग्जिट भी करता है। तो एक कॉन्सेप्ट यहां से ये निकल के आता है कि U इक्वल टू वी होगा, U इक्वल टू वी होगा हर केस में। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी यहां से पॉसिबिलिटी हट जाती है। अब बात आती है बी और डी की। अच्छा भाई देखिए, यहां पर F इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी है। F की डायरेक्शन निकालिए। F की डायरेक्शन अगर आप निकालेंगे तो यहाँ Q की जगह पर माइनस ई है, V जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, मतलब आई कैप के अलोंग है, इनटू मैग्नेटिक फील्ड अलोंग के एक्सिस है तो आई क्रॉस के आ गया। अब देखिए आई क्रॉस के की वैल्यू जो होती है वो माइनस जे होती है, माइनस ई इंटू माइनस जे। तो यहाँ पर माइनस माइनस अगर कैंसिल हो गया तो आपको मिलेगा प्लस जे के अलोंग। कोई कांस्टेंट भी आएगा उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, जो फोर्स की डायरेक्शन आई वो प्लस जे के अलोंग लगेगा। मतलब जब ये इस मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा तो यहाँ पर इस तरीके से जाएगा। अब बात आती है फोर्स यहाँ पर इस डायरेक्शन में लगेगा, तो क्या इलेक्ट्रॉन ऐसा करके पूरा चक्कर लगा लेगा? नहीं भाई, पूरा चक्कर नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से चला, इस पर फोर्स इधर लगा, ये यहां पर पहुंचा इस पर, तो अब इसके बाद जैसे ही ये वाई एक्सिस के लेफ्ट में जाएगा इस पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड एक्ट नहीं करेगी। तो ये लेफ्ट में फिर इसके बाद v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी जो दोनों इक्वल हैं उसी से बाहर निकल जाएगा और ये आगे इसी डायरेक्शन में जाएगा। तो यहां से देखिए कि इसकी जो पोजीशन आई वो क्या हुई, अलोंग वाई एक्सिस जो आया है, वाई क्या है, पॉजिटिव के अलोंग आया है, पॉजिटिव एक्सिस पर आया है। तो ये वाई क्या है, वाई ग्रेटर देन जीरो आया है। तो ये ऑप्शन हमारे पास। अब सॉल्यूशन अगर देखें तो U इक्वल टू वी है क्योंकि स्पीड कांस्टेंट रहती है, और यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन से हमें जो पता चला उससे ये पता चला y इज ग्रेटर देन जीरो है। तो इनको अगर दोनों को मिलाएंगे आप तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट मिलेगा आपको। The variation of induced EMF with time in a coil if a short bar magnet is moved along its axis with a constant velocity is best represented as। ये चार केसेस दिए हुए हैं, इनको आप ABCD भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं।
इसमें से कौन सा बेस्ट रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये शॉर्ट मैग्नेट जब ऊपर जा रहा है तो क्या चेंज होगा, फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो बेसिकली ये फैराडे लॉ से कनेक्टेड है। फैराडे लॉ क्या कहता है, E इक्वल टू माइनस एन डी फाई अपॉन डी टी, या फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। यहां से एक चीज क्या क्लियर होती है कि अगर फाई टू बड़ा होगा, फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन है, तो E हमारा निगेटिव आएगा, और अगर फाई टू इज लेस देन फाई वन है तो E हमारा पॉजिटिव आएगा। अब शुरू में जैसे ही मैग्नेट इसके पास जा रहा होगा तो हमारा फ्लक्स बढ़ रहा है, मतलब फाइनल फ्लक्स बढ़ रहा है, इसका मतलब फाई टू इज ग्रेटर देन फाई वन, उस केस में EMF हमारा निगेटिव होगा। लेकिन जब ये यहाँ से मैग्नेट बाहर जा रहा होगा उस केस में फ्लक्स डिक्रीज कर रहा हो, फाइनल फ्लक्स कम होगा इनिशियल। तो फर्स्ट केस जो यहाँ पर लिखा हुआ ये इससे रिलेटेड है, और सेकंड केस वाला यहाँ पर आएगा। तो अगर इसके हिसाब से आप देखोगे तो फ्लक्स क्या होना चाहिए, शुरू में निगेटिव होना चाहिए और बाद में पॉजिटिव हो जाना चाहिए। इसके हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये जो बी ऑप्शन है वो आपको करेक्ट मिलेगा। द फिगर शोज द वेरिएशन ऑफ फोटो करंट विद एनोड पोटेंशियल फॉर अ फोटो सेंसिटिव सरफेस for three different radiations. Let IA, IB and IC be the intensities, and FA, FB and FC be the frequencies for the curves A, B and C respectively. Which of the following fact is correct? अब आपको यहाँ पर इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच रिलेशन बताना है फॉर द गिवन। ये क्वेश्चन जो रिलेटेड है डुअल नेचर ऑफ सब्सटेंस, क्लास 12। यहाँ पर अब आपको पता होगा आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या थी, वो क्या थी, एच न्यू इक्वल टू, जो फोटोन कोई गिरता है वो कोई फोटो सेंसिटिव मटेरियल उसको एब्जॉर्ब करता है। अब वो मटेरियल जो एब्जॉर्ब करता है वो उसको दो जगह पे खर्च करता है, एक तो वर्क फंक्शन में, प्लस जो बचा हुआ है वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में यूज करता है। और इस डब्ल्यू नॉट को हम लोग एच न्यू नॉट भी लिख लेते हैं, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस के ई। इसको हम फोटो इलेक्ट्रिक, न्यू नॉट क्या होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, जिससे कम फ्रीक्वेंसी पे लाइट का एमिशन या इलेक्ट्रॉन का एमिशन नहीं होता है फोटो सेंसिटिव मटेरियल से। अब देखिए दूसरी कहानी क्या निकल के आती है, वहां पर क्या कहते हैं, अगर पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो निकल के आता है, आपने इस तरीके से डायग्राम देखा होगा, ये कैथोड होता है, ये एनोड होता है, इसको आप किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हो, यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्ट है, इसको किसी ग्लास में आपने इनक्लोज कर लिया है और ये पैनल दे दिया है जिससे लाइट यहाँ पर फॉल हो रही है इस कैथोड पर। जो लाइट फॉल कर रही है उसको आपने एच न्यू बोला। ये फॉल जब होता है यहाँ पर एच न्यू जब इसके डब्ल्यू नॉट से ज्यादा होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एमिशन शुरू हो जाता है, और ये चाहे आपने पोटेंशियल लगाया हो या ना लगाया हो, इलेक्ट्रॉन इधर मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर पोटेंशियल जब जीरो है तो भी आपको करंट, फोटो करंट मिलती है, लेकिन जैसे ही पॉजिटिव आप बढ़ाते जाते हो ए नोड पर तो वैसे वैसे फोटो करंट बढ़ती जाती है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है। फ्रीक्वेंसी एच न्यू रिप्रेजेंट करता है और न्यू बढ़ने से एनर्जी बढ़ती है, फोटोन की एनर्जी E इक्वल टू एच न्यू, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर एनर्जी बढ़ती है। लेकिन इंटेंसिटी यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, ज्यादा फोटोन किसी सरफेस पे गिरेंगे तो ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा, ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का एमिशन होगा तो फोटो करंट बढ़ेगी। तो इसका मतलब अगर फोटो करंट बढ़ती है, इसका मतलब देखिए जो इंटेंसिटी यहाँ पर, ये क्या डिफरेंट इंटेंसिटीज के लिए है, ये आई ए है, यहाँ पर आई बी है और आई सी है, क्योंकि इंटेंसिटी यहाँ दोनों पर बराबर है, सेम करंट मिल रही है यहाँ पर। इसका मतलब ये हुआ कि आई बी और आई सी बराबर है, आई बी इक्वल टू आई सी है यहाँ पर, और ये ग्रेटर देन है आई ए से। अब देखिए दूसरी चीज क्या होती है कि अगर आप इस पोलैरिटी को रिवर्स कर दो, यहाँ पर ये पॉजिटिव के बजाय उल्टा कर दो, यहाँ पर निगेटिव पोलैरिटी लगा दो, इस तरीके से आपने कनेक्ट कर दिया, इसको हटा दो यहाँ से। तो अब जब निगेटिव पोलैरिटी इस एनोड को आपने दिया तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में निगेटिव की तरफ प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी, और जो उनकी एनर्जी जो अभी तक बची हुई थी, ये काइनेटिक एनर्जी, ये मैक्सिमम होता है, तो यहाँ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को एक्सपेंड करना शुरू कर देते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, तो वर्क डन जो यहाँ पर ये खर्च कर रहे हैं वो होता है ई वी नॉट, इलेक्ट्रॉन्स इंटू पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू के मैक्स।
इतनी एनर्जी अगर इसने दे दी, खर्च कर दिया इलेक्ट्रॉन ने ईवी नॉट के फॉर्म में, तो अब इलेक्ट्रॉन इस एनोड पे नहीं पहुंचेगा, तो फोटो करंट रुक जाएगी। मतलब ये जो होता है इसको हम लोग वी नॉट बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल, मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाइड टू द एनोड सो दैट द इलेक्ट्रॉन emitted from cathode did not reach to the anode, so photo current stops। तो यहाँ पर ये जो करंट है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, या वी नॉट किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कि काइनेटिक एनर्जी कितनी ज्यादा होगी। और ये काइनेटिक एनर्जी फाइनली डिपेंड किस पर कर रहा है कि उसके पास एनर्जी कितना ज्यादा थी फोटोन के पास। अब फोटोन के पास जो एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, इसलिए हम कहते हैं कि ये जो वी नॉट होता है वो केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। तो ये काइनेटिक एनर्जी और न्यू ये स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों जो है डिपेंड नहीं करते हैं इंटेंसिटी पर, केवल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए सी के लिए जो निकल के आया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है एफ सी वो ग्रेटर देन है एफ ए इक्व टू एफ बी से। एफ ए इक्व टू एफ बी क्यों आया, क्योंकि दोनों के लिए सेम स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पर मिला हुआ है। तो ये दो कंडीशन मिल गई। अब ये दो कंडीशन जिसको भी फुलफिल करेगा वहां पर ये करेक्ट मिलेगा। तो आप देखिए ऑप्शन ए में फ्रीक्वेंसी ए इक्व टू बी, ये एकदम करेक्ट है। और फिर आई ए इज लेस देन बी, इंटेंसिटी ऑफ ए इज लेस देन बी, ये भी करेक्ट है। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट मिलेगा आपको। फॉर द पोस्ट ऑफिस बॉक्स अरेंजमेंट shown in figure to determine the value of unknown resistance, the unknown resistance should be connected between B and C and D, B1 एंड C1। अगर देखिए पोस्ट ऑफिस बॉक्स जो है वो किस पर काम करता है, व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अब व्हीट स्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट में अगर आपने पढ़ा हो कि यहाँ पर इस तरीके से रेजिस्टेंस लगा होता है, यहाँ से इस तरीके से रेजिस्टेंस होता है, इधर एक रेजिस्टेंस होता है और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है, बीच में गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये इस तरीके से सेल लगा के यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। पी हो जाता है, क्यू हो जाता है, आर हो जाता है, एस हो जाता है। अगर ऐसे यहाँ पर लगा हुआ है तो ये अननोन रेजिस्टेंस बताते हैं। यहाँ पर देखिए ए बेसिकली एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर ए और डी के बीच में हमेशा कनेक्ट किया जाता है अननोन रेजिस्टेंस एस को, ए और डी के बीच में कनेक्ट किया जाता है। ये यहाँ से ये होता है एस। आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा तो आपको पता होगा।